हेलो एवरीवन, आज की कहानी है संपत्ति का बंटवारा। आज तो रघुवर जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। जिस पत्नी से आज तक उन्होंने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, उसी पत्नी का आज अपने बेटों के हाथों अपमान होते देखकर आग बबूला हो उठे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी पत्नी को धक्का मारा। अरे यही दिन देखने के लिए तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया था कि तुम एक दिन अपनी माँ को ही मारो। तुम भूल रहे हो बेटे, तुम्हारी माँ से पहले यह मेरी पत्नी है। रघुवर जी ने गुस्से में अपने छोटे बेटे मनोज से कहा, पापा यह क्या मेरी पत्नी लगा रखा है? आपकी पत्नी कहीं की महारानी है क्या? जब से आए हैं बस एक ही रट लगा रखी हुई है कि इस घर में हिस्सा नहीं देंगी। इन पैसों पर हमारा कोई हक नहीं है। अब क्या मैं अपने घर की चीजों को इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों की इजाजत लूंगा? माँ मुझे अलमारी खोलने से रोक रही थी, इसलिए मुझे मजबूरी में उन्हें धक्का देना पड़ा। आखिर इस घर पर हमारा भी अधिकार है। छोटे बेटे मनोज के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रघुवर जी ने मनोज के गाल पर खींचकर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और गुस्से में बोले, कुछ भी हो पर वह तुम्हारी माँ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गीता के साथ ऐसा करने की? छोटी बहू मीनाक्षी तमक कर बोली, पापा जी आपको शर्म नहीं आती अपने शादीशुदा बेटे पर हाथ उठाते हुए? भूलिए मत, अब ये आपके बेटे से ज्यादा मेरे पति है। अब इन पर आप दोनों का कोई अधिकार नहीं। अरे आपको पता भी है आज ये कितने बड़े आदमी है? आप जैसे कितने लोग इनके पैरों में गिरकर भीख मांगते हैं, तो आपकी क्या औकात है? तभी एक जोरदार तमाचा बहू के गाल पर पड़ा। आज अपने पति की बेइज्जती को देख गीता जी ने जिंदगी में पहली बार किसी पर हाथ उठाया था। आज अपनी पत्नी का साहस देखकर रघुवर जी की आंखों में चमक आ गई। गीता जी गुस्से में बोली, खबरदार बहू, अगर मेरे पति का अपमान करने की कोशिश भी की तो, और जब हमारा तुम लोगों पर अधिकार ही नहीं रहा तो किस मुंह से अपना हक मांगने के लिए चले आए हो? नहीं दूंगी तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी। लो ये कटोरा पकड़ो और मंदिर के बाहर खड़े होकर सड़क पर भीख मांगो, तब तुम्हें पता चलेगा माँ बाप का अहमियत का। ऐसा रूप देखकर बेटा बहू सन खड़े रह गए। गीता जी अपनी बड़ी बहू से बोली, ऐसा करो आज तुम अपने बड़े भाई को बुला ही लो। तुम तकलीफ क्यों लेती हो? यह काम मैं ही कर लेती हूँ। तभी रघुवर जी के दोस्त का बेटा संकेत और वहाँ पेपर लेकर पहुँचा। साथ में 2 पुलिस वाले भी थे। पुलिस को सामने देखकर बड़ी बहू कविता की आंखें फटी की फटी रह गई। उसी तो दिन में ही चांद तारे नजर आने लगे, क्योंकि पुलिस की वर्दी में कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई था। भाई को अपने हित में करने के लिए बड़ी बहू ने गले लगने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो उनका भाई दूर से ही हाथ का इशारा करते हुए बोला, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ। न यहाँ कोई किसी का भाई है और न कोई बहन। अपने भाई की रोबदार आवाज से बड़ी बहू अनीता एक किनारे खड़ी हो गई। रघुवर जी ने वह पेपर वकील से लिए और बेटे बहू की तरफ बढ़ा दिए, जिसे देखकर बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों बेटे और बहू बस रघुवर जी के चेहरे निहारने लगे। रघुवर जी संकेत और गर्व के साथ सामने वाले कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बेटे और बहू अपने पिता का फरमान सुनकर सोफे पे धड़ाम से बैठ गए और आने वाले तूफान से थर-थर कांपने लगे, जिसका अंदाजा उन्हें पहले से ही लग गया था। चारों बेटे और बहू अपना माथा पीटते हुए सोफे पर बैठे हुए थे। उस दिन को कोसने लगे जब उन्होंने पिछली बार शहर से गांव आने की खबर अपने माता पिता को दी थी। कहाँ हो भाग्यवान? रंजन और मनोज का फोन आया था। वह लोग यहाँ गांव के लिए ट्रेन में बैठ गए हैं। दूसरे दिन गीता जी रह रह कर घड़ी देखती और अपने पति रघुवर जी से पूछती, फोन करके पूछो तो सही, दोनों बेटे और बहुएं कहाँ तक पहुँचे? अब तक आए नहीं। रघुवर जी बोले, अरे भाग्यवान, सब्र करो, सब्र आ जाएंगे। तुम 2 घड़ी चैन से बैठ जाओ। सुबह से तरह तरह के पकवान बनाए जा रही हो। अरे यह पकवान बनाने के चक्कर में कहीं बीमार पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे अब थोड़ी देर बैठकर चैन से खुद भी सांस ले लो और मुझे भी लेने दो। गीता जी बोली, अजी आप तो रहने ही दो, खुद तो कुछ करते नहीं और मुझे भी करने नहीं देते। आज मैंने सबकी पसंद का खाना बनाया है, आज देखना, खाना खाते ही खुश हो जाएंगे सब। पूरे 3 साल बाद देखूंगी आज सबको।
आंखें तरस गई हैं रंजन और मनोज को देखने के लिए। रघुवर जी बोले, गीता अब दोनों का काम ही ऐसा है, सुबह 9 से 6 तक की ड्यूटी ऑफिस में बितानी पड़ती है, कैसे समय दे पाएंगे हमको, इसलिए तो 2 साल बाद आ रहे हैं। गीता जी बोली, फोन पर कह रहे थे दोनों इस बार हमें अपने साथ शहर ले जाएंगे, वैसे भी अब अकेले नहीं रहा जाता, घर काटने को दौड़ता है। रघुवर जी और गीता जी के दोनों बेटे रंजन और मनोज शहर में ही नौकरी करते थे। दोनों की पत्नियां मीनाक्षी और कविता भी शहर में ही उनके साथ रहती थी। आज पूरे 2 साल बाद दोनों बेटे और बहुएं अपने गांव आ रहे थे, जिनकी बेसब्री से रघुवर जी और गीता जी इंतजार कर रहे थे। गीता जी बोली, सुनिए, मैंने तो हम दोनों के कपड़े बैग में भर कर रख लिए हैं, क्योंकि रंजन कह रहा था कि वह लोग सिर्फ यहाँ 2-3 दिन ही रुकेंगे। रघुवर जी बोले, तुम भी हद करती हो भाग्यवान, बेटे और बहू से पूछे बिना तुमने पैकिंग भी कर ली। गीता जी बोली, आप तो रहने ही दीजिए, आपसे तो बात करना ही बेकार है, हमेशा उल्टा ही बोलते हो। जब एक बार वे लोग कह चुके हैं कि इस बार हमें साथ शहर ले जाएंगे, तो क्या बार बार उस बात को दोहराना पड़ेगा। उतने में गाड़ी की आवाज सुनते ही गीता जी और रघुवर जी खुश होकर बाहर बेटे और बहू के स्वागत के लिए जाते हैं। रघुवर जी और गीता जी को देखकर भी उनके बेटे और बहू उनके पांव तक नहीं छूते। गीता जी मन में ही सोचती हैं, बेचारे बहुत थक गए होंगे, इसलिए अपने माँ बाप का पैर छूना भी भूल गए। चारों अंदर जाकर फ्रेश होते हैं और फिर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। छोटा बेटा खाना खाते खाते कहता है, माँ, तुम्हारे हाथों में आज भी वही स्वाद है जो सालों पहले हुआ करता था। कुछ भी कहो माँ, मीनाक्षी तुम्हारे जैसा खाना कभी नहीं बना सकती। मीनाक्षी एक पल गुस्से में मनोज को देखती है और सभी हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग बीते दिनों की बातें करते हैं और फिर बाद में बेटे बहू अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। शाम को गीता जी सभी के लिए चाय बनाकर लाती है। तब रंजन, परसों शाम की टिकट बनवा देता हूँ, हम चारों के वापस जाने की। रंजन भी सम्मति दे देता है। गीता जी बोली, बेटा, इस बार तो तुम मुझे और अपने पापा जी को भी साथ ले जाने वाले थे ना। इतने में रंजन की पत्नी कविता बोली, मम्मी जी, अभी तो हमने नया फ्लैट लिया है, अभी तो फ्लैट में काम करना भी बाकी है। गीता जी बोली, अरे कोई बात नहीं, उतने दिन हम मनोज के घर रह लेंगे। इतना सुनते ही मनोज की पत्नी मीनाक्षी बोली, मम्मी जी, आप तो जानती हैं कि मैं और मनोज सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और फिर देर रात तक घर आते हैं। अभी हमारी इतनी इनकम नहीं है कि हम कोई मेड लगा सके। मेरे घर में तो राशन का सामान भी जमा नहीं रहता। ऐसे में आप बूढ़ी लोगों के खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाऊंगी। हम दोनों तो कुछ भी खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं, मगर आप लोगों को तो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खिला सकते ना। रंजन और मनोज ने भी अपनी पत्नियों की बात में सहमति दिखाई और बोले, मम्मी जी, पापा जी, हम लोग ही खुद वहाँ पर सेट नहीं हुए हैं, ऐसे में आप लोगों को वहाँ ले जाकर कोई मतलब नहीं है। सुनकर गीता जी तो रोने ही लगी और बोली, बेटा, तुम लोगों के बिना मेरा यहाँ दिल नहीं लगता है, खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। हम दोनों लोग उठे तो बस तुम लोगों के साथ ही रहना चाहती है। अभी तो शरीर में इतनी ताकत है कि मैं घर का सारा काम अकेले ही कर सकती हूँ। उनकी बात सुनकर बेटे और बहू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कविता अपने कमरे में जाकर अपने पति रंजन से बोली, तुम्हारी माँ तो पीछे ही पड़ गई है शहर जाने के लिए, मगर मुझसे उनकी सेवा चाकरी नहीं होगी। तुम तो जानते हो वहाँ अकेले हमारी कितनी अच्छी लाइफ है। रंजन बोला, हाँ, तो मैं कौन सा उन्हें अपने साथ लेकर शहर जा रहा हूँ। दूसरी ओर मीनाक्षी मनोज से बोली, यह दोनों गांव में रहे तो ही अच्छा है, वरना वहाँ आकर हमारी जिंदगी इंटरफेयर करेंगे। मनोज, अरे यार, हम दोनों के इतने सारे शौक है कि हमसे हमारा ही खर्चा उठ जाए, वही बड़ी बात है। इन दोनों को वहाँ ले जाकर मुझे अपना खर्चा और नहीं बढ़ाना। दरअसल बेटे और बहू उन लोगों को अपने साथ शहर ले जाना नहीं चाहते थे। आजादी भरी जिंदगी में वह लोग कोई कानाफूसी नहीं चाहते थे। जब चाहे मर्जी से पार्टी करना, बाहर घूमने जाना, रातों को देरी से घर आना, सारे शौक वे लोग शहर में आराम से पूरे कर रहे थे। मगर माँ पिताजी को यही कहते थे कि वे लोग अभी सेट नहीं हैं, ताकि कहीं उन्हें माँ पिताजी को शहर ना ले जाना पड़े। तो के बाद बेटे और बहुओं को शहर वापस जाने का समय आ गया। गीता जी की तो आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह फिर से एक बार बोली, मैंने तो हम दोनों के कपड़ों को बैग में तैयार करके ही रखा था। रंजन माँ की बात को काटते हुए बोला,
अब हमें जाने भी दो माँ, क्या जाते वक्त रोना धोना लगा रखा है। पीछे पीछे मनोज भी बोला, माँ आप लोग यहाँ शांति से रहो, वैसे भी शहरी जीवन आप लोगों के लायक नहीं है। यह कहकर वे लोग स्टेशन जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। रघुवर जी तो सब कुछ समझ चुके थे, मगर नहीं समझी थी तो गीता जी। थोड़ी देर बाद गीता जी बोली, सुनिए घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, बेटे बहू के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और कहते कहते फिर जोर जोर से रो पड़ी। रघुवर जी कहना चाहते थे, गीता अब तेरे बेटे बदल चुके हैं, वह हम दोनों बूढ़ों को अपने साथ रखना नहीं चाहते। मगर गीता जी को लगातार रोते हुए देखकर कुछ नहीं बोले। अब गीता जी हमेशा अपने ही ख्यालों में खोई खोई सी रहती थी, खाना भी ढंग से नहीं खाती थी। उनके चेहरों की झुर्रियां और अधिक गहरी हो चुकी थी। खाना ठीक से ना खाने के कारण बीमारियों ने उनके शरीर में घर कर लिया था। रघुवर जी गीता जी को बहुत समझाने का प्रयास करते, लेकिन गीता जी की आंखों पर तो बेटे बहू के मुंह का अंधी पट्टी चढ़ी हुई थी, इसलिए गीता जी और अधिक बीमार रहने लगी। एक रोज गीता जी अपने बरामदे में बैठी हुई थी। उन्हें बाहर से आवाज आई, चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। गीता जी ने नजर उठाकर देखा तो एक वृद्ध महिला करीबन 70 साल की होगी। वह इस उम्र में भी चूड़ियां बेच रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लगातार दिखाई दे रही थी। उसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी जिंदगी से बहुत खुश हो। गीता जी ने उसे बुलाया और चूड़ियां देखने के लिए गीता जी बोली, आप इस उम्र में घर घर जाकर चूड़ियां क्यों बेच रही हैं? क्या आपका कोई नहीं है इस दुनिया में? वृद्ध महिला पहले तो हंसी, फिर बोली, बहन मेरे 4 बेटे हैं जो शहर में रहते हैं। अपना पेट काट काट कर उन्हें पढ़ाया लिखाया, शहर में नौकरी लगते ही उनकी शादी भी करवाई, मगर अब चारों में से किसी के घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। पति का साथ भी छूट गया था। ऐसे नालायक बेटों पर आश्रित रहने से बेहतर है मैं छोटा ही सही मगर अपने लिए अपना व्यवसाय शुरू किया। घर घर जाकर चूड़ियां बेचती हूँ, उससे मेरा खर्चा भी निकल जाता है और 4 लोगों से मिलकर थोड़ी हंस बोल भी लेती हूँ तो दिल को भी सुकून मिल जाता है। जी को उस वृद्ध महिला की बात सीधे दिल पर लग गई। वह सोचने लगी, दोनों बेटे और बहू ने वापस शहर जाकर मुझे एक फोन तक नहीं किया, जबकि वो लोग मुझे यहाँ देखकर गए थे कि मेरा उन लोगों के जाने के कारण रो रो कर बुरा हाल है। मुझसे तो यह वृद्ध महिला बेहतर है जो बेटों को भुलाकर अपना जीवन यापन कर रही है। बस फिर क्या था, गीता जी ने भी उसी समय कठोर फैसला ले लिया कि वह ऐसे बेटे और बहू के लिए आज से अपने आंसू नहीं बहाएगी। जिन बेटों को अपनी माँ बाप की बिल्कुल भी चिंता नहीं, उनके पीछे अब मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगी। रघुवर जी घर लौटे तो देखा गीता जी ने आज उनकी मनपसंद खाना बनाया था और वह बोली, आप मुझे अचार बनाने का सामान लाकर देंगे, मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ। खाना बनाने में तो गीता जी का वैसे भी जवाब नहीं था। उनके हाथ का खाना जो एक बार खा लेता था वह सालों साल तक कभी स्वाद नहीं भूल पाता। रघुवर जी को गीता जी को खुश देखकर बहुत खुशी हुई और वह बोले, गीता तुम में यह आज बदलाव कैसे आया? गीता जी ने उस वृद्ध महिला से मिली सीख अपने पति रघुवर जी को बताई। तब रघुवर जी बोले, गीता मैं तो यह बात पहले ही समझ चुका था, पर यह बात तुम्हें देरी से समझ आई क्योंकि तुम बेटे और बहू के मुंह में अंधी हो चुकी थी। खैर देर आए दुरुस्त आए कहकर वे गीता जी के लिए अचार बनाने का सामान लेने चले गए। यहाँ गीता जी ने अचार बनाने के हुनर को अपना हथियार बना लिया था और धीरे धीरे उनका व्यवसाय जोरों शोरों से चलने लगा। अपने देश में छोड़ो विदेश में भी उनके अचार की मांग बढ़ने लगी। गीता जी अपने व्यापार में इतने व्यस्त हो गए कि उनके बेटे और बहू को याद करने का उनके पास समय ही नहीं था। उधर शहर में रंजन और मनोज और उनकी पत्नियां आज मिले तो मनोज अपने बड़े भाई रंजन से बोला, भैया रोज यह 9 से 6 की नौकरी करके थक गया हूँ, हर महीने की वही नॉर्मल सैलरी, इससे अब गुजारा नहीं होता। रंजन बोला, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मेरे भी कुछ यही हाल है। मैं भी यही सोच रहा था, क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करें जिससे आमदनी बढ़ सके, मगर व्यवसाय करने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, वो कहाँ से लाएंगे? मनोज की पत्नी मीनाक्षी बोली, अरे गांव में आपके माता पिता जी इतने बड़े घर में रह रहे हैं,
वो घर कब काम आएगा? उस घर को बेच देते हैं, जो पैसा आएगा उससे आप लोगों का नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। रंजन और मनोज को भी यह तरकीब अच्छी लगी। वे सभी लोग गांव पहुंचते हैं। गांव जाकर जब अपनी माँ का नया व्यवसाय देखा तो चारों को बहुत आश्चर्य हुआ। रंजन की पत्नी कविता बोली, जब हम लोग यहाँ से गए थे तो बुढ़िया ऐसे रो रही थी जैसे हमारे बिना मर ही जाएगी, और यहाँ देखो तो अपना नया कारोबार कैसे जमा कर बैठी है। मीनाक्षी बोली, चलो भाभी बुढ़िया के पैरों में गिर जाते हैं, शायद बुढ़िया हमें माफ कर दे। गीता जी पीछे से अपनी बहू की बातें सुनकर बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है और तुम लोग चिंता मत करो। अब तुम्हारे साथ शहर आने के लिए मैं तुमसे नहीं कहूँगी। शायद उस वक्त मैं तुम लोगों से कभी दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी, मगर तुम लोगों ने मुझे उस अवस्था में छोड़कर जिंदगी का नया पाठ सिखा दिया। रंजन और मनोज बोले, माँ दरअसल हम अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए पैसों की जरूरत थी। अगर आप गीता जी बीच में ही बात काटते हुए बोली, आज वापस 3 साल बाद तुम लोग गांव आए हो। इस बीच तुम लोगों को हमसे फोन पर बात तक करने का समय नहीं मिला, मगर आज पैसे मांगने मुंह उठाकर चले आए हो। तुम जैसे नालायक बेटों के हमें कोई जरूरत नहीं। तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ, और मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब न तो घर है, न ही पैसे, और न ही माँ की ममता है। रघुवर जी बोले, गीता बिल्कुल सही कह रही है। तुम लोग वापस जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। हम समझेंगे कि हमारे कभी बेटे थे ही नहीं। उतने में रघुवर जी को उनका नौकर पुकारता है। तभी बड़ा बेटा गीता जी से बोला, क्या? कहाँ चले जाए? ऐसे कैसे चले जाए मम्मी जी? इस घर पर हमारा भी अधिकार है। इस घर में हम हमारा हिस्सा लेकर ही रहेंगे। रंजन की पत्नी कविता बोली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं अभी मेरे भाई गर्ग को बुलाती हूँ और इन बुड्ढों पर घरेलू हिंसा का इल्जाम लगा देती हूँ। फिर देखती हूँ कैसे हमें घर में हिस्सा नहीं देते हैं ये लोग। छोटा बेटा गीता जी से जबरदस्ती अलमारी की चाबी छीनकर अलमारी खोलने का प्रयास करता है। उतने में गीता जी आकर उसके हाथ से चाबियों का गुच्छा खींचती है और मनोज उनको धक्का दे देता है। रघुवर जी यह देखकर तमतमा उठते हैं और मनोज को एक थप्पड़ जड़ देते हैं। रघुवर जी और गीता जी पहले ही वकील संकेत और गर्ग को बता चुके थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को बुला लिया। संकेत ने जो पेपर बहू को पकड़ाए थे उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो बेटे और बहू अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनके माता पिता की प्रॉपर्टी पर कोई भी अधिकार नहीं होता। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और रघुवर जी, संकेत और गर्ग बाहर आए। कविता का भाई गर्ग बोला, अगली दफा तुम चारों में से किसी ने रघुवर जी और गीता जी को परेशान करने की कोशिश की तो तुम चारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और कविता, तुम वहाँ मायके में भी अपनी भाभी को परेशान करती थी, जिस वजह से मम्मी पापा ने तुम्हारी शादी जल्दी करवा दी, और अब यहाँ ससुराल में भी अपने सास ससुर की भी सेवा नहीं हुई तुमसे। सुधर जाओ अब तो, वरना ससुराल तो ससुराल, मायके से भी हाथ धोना पड़ेगा। गर्ग की बातें सुनकर रंजन, मनोज और उनकी पत्नियां रघुवर जी और गीता जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे, मगर रघुवर जी और गीता जी ने उन्हें माफ नहीं किया और हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। और जाते जाते अपने बेटे को एक सबक देते हैं, जो गलती हमने की वो गलती तुम कभी मत करना। बेटे और बहू अपना सा मुंह लेकर अपने शहर वापस चले जाते हैं और सभी अपनी अपनी गृहस्थी में मगन हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।